हेलो नमस्कार वेलकम वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंस और उससे जुड़े हुए सारे सब्जेक्ट्स की। आज हम लोग बात करेंगे आप बिजनेस जब शुरू करते हैं, स्टार्ट करने में कितने पैसे लगते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होती है, आप प्लानिंग कैसे करते हो, बिजनेस प्लान कैसे बनाते हो, सब कुछ समझेंगे। शॉर्ट में समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट या बिजनेस प्लान, इन सब में एक स्टेप होता है, एक सीक्वेंसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। आप कभी भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या जानना होता है? सबसे पहले आपको जानना होता है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, ताकि आप उतने पैसों का इंतज़ाम कर सकें। या तो आप अपनी सेविंग्स में से निकालें, किसी से लोन लें, बैंक से लोन लें, कुछ करें, बट आपके पास एक बेसिक फिगर होनी चाहिए कि आपका टोटल स्टार्टअप कॉस्ट क्या लगने वाला है, टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितना लगने वाला है। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं। जो हमारा स्टार्टअप कॉस्ट है, स्टार्टअप कॉस्ट के टोटल 3 अलग अलग टाइप होते हैं। जो पहला टाइप है वो है हमारा कैपिटल। कैपिटल वो हुआ जो हमें बिजनेस शुरू करने के समय लगाना पड़ता है। अब फूड बिजनेस में कैपिटल कैसे लगता है? अगर आप घर से शुरू कर रहे हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपने शॉप रेंट पे ली है या आप एक रेस्टोरेंट जैसा कुछ बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको वह लगेगा वहाँ का रेंट, वहाँ का डिपॉजिट, वहाँ का ब्रोकरेज, ये चीज़ें आपको लगने वाली हैं। सो जो भी जगह पे आप जाओगे, जो भी उसका रेंट होगा, सो वो बोलेगा 2 महीने का रेंट लगेगा, 1 महीने का ब्रोकरेज होगा। सो वट एवर इज़ द कैलकुलेशन, वो आपका रेंट एंड डिपॉजिट में जाएगा। उसके बाद एक आपका किचन का लेआउट बनेगा। किचन में कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे। अगर आप पिज़्ज़ा के बिज़नेस में हो तो पिज़्ज़ा में एक लाइन लगेगा। अगर आप बेकरी के बिज़नेस में हो तो डेक ओवंस लगेंगे, आपको स्पाइरल मिक्सर लगेगा या प्लानिटरी मिक्सर लगेगा। अगर आप लेटर से समोसा बनाना चाहते हो तो समोसे की डाई आती है आजकल। जो कढ़ाई होती है वो कढ़ाई इंडक्शन वाली भी आती है, इलेक्ट्रिक वाली भी आती है, गैस वाली भी आती है। सो आपके ऊपर है आपको क्या लेना है। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं पूरी रेंज मार्केट में अवेलेबल है। आप उसमें एसएस के अंदर, एसएस मतलब स्टेनलेस स्टील के अंदर भी जब आप मार्केट में जाते हो तो SS202 अलग होता है, SS304 अलग होता है, SS416 अलग होता है। आपको क्या चाहिए, आप कितने डिटेलिंग पे काम करना चाहते हो, उसके बेसिस पे ये सारे अलग अलग कॉस्ट होते हैं। ये तो हो गया आपका किचन इक्विपमेंट। किचन इक्विपमेंट के बाद बारी आती है इंटीरियर्स की। अगर आपने कोई शॉप रेंट पे ली है, अगर आपका क्लाउड किचन है तब तो आपका इंटीरियर का काम बहुत कम होता है, क्योंकि आपको बेसिकली किचन में एग्जॉस्ट ही लगाना है, आपको बेसिक एयर क्वालिटी पे ही ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। लेकिन आपने अगर कस्टमर फेसिंग शॉप ली है या आप रेस्टोरेंट कर रहे हो तो इंटीरियर एक टिपिकल मतलब एक मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि वहाँ एक थीम होगा, कोई डिज़ाइनर होगा जो इसको डिज़ाइन करेगा। या अगर आपको आर्किटेक्चर आता है या आपको इंटीरियर के बारे में जानकारी है तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल है किसी प्रोफेशनल की मदद ली जाए यहाँ पे। तो उसमें सिविल के काम आते हैं। सिविल का काम क्या हुआ? जो टाइल्स का काम होता है। अगर आपको फ्लोर सीलिंग पे कुछ पीओपी का काम कराना है, फॉल्स सीलिंग कराना है, तो वो सीलिंग का काम हो गया, टाइल्स का काम हो गया। कहीं पे दीवारें ठीक नहीं है, प्लास्टर को पैचअप करना है या फिर प्लास्टर को हटाना है, आपको एक्सपोज्ड ब्रिक वाला लुक देना है, तो ये सारे काम आपके सिविल के अंदर आ गए। सिविल में वो सारे काम आते हैं जो एक मजदूर और जो उसका कारीगर होता है, जो मिस्त्री होता है, मिस्त्री और मजदूर मिलके जितने काम करते हैं वो सारे आपके सिविल के स्कोप के अंदर आते हैं। उसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में आपको कैसी अंडरग्राउंड वायरिंग चाहिए, आपको एक्सपोज्ड वायरिंग चाहिए, तो वायरिंग की कैपेसिटी, उससे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है आपके जो इक्विपमेंट चलेंगे, आपके जो एसीज चलेंगे, अंदर ओवन चलेगा, इंडक्शन चलेगा, माइक्रोवेव चलेगा, और भी जो डीप फ्रीज़र हैं या फिर जितने भी आपके किचन के इक्विपमेंट हैं, उन सब को लोड लेने के लिए, उन सब का टोटल इलेक्ट्रिक लोड, आपका सैंक्शन लोड उसको झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। अगर आपकी टोटल रिक्वायरमेंट आपके सैंक्शन लोड से ज़्यादा है तो सबसे पहले तो आपको वो लोड बढ़वाना पड़ता है पावर कंपनी को बोल के।
अगर आप किसी प्राइवेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में हैं, जैसे टोरेंट हुआ या टाटा पावर हुआ, ऐसे किसी या रिलायंस हुआ, ऐसे किसी डिस्कॉम कंपनी के अंदर में आपका आता है घर या दुकान, तब तो ये काम बहुत आसान है। अगर सरकारी कंपनी है तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो ये काम आपको पहले शुरू करना पड़ता है। पहले तो आपको लोड चाहिए, अदरवाइज़ आप जैसे ही अपना इक्विपमेंट चालू करोगे वो फ्यूज़ उड़ जाएगा, उसके बाद क्या करोगे। सो जो आपकी इलेक्ट्रिक की वायरिंग होगी, पहले आप लोड सैंक्शन करवाओगे, उसके बाद जितने भी बड़े इक्विपमेंट हैं जो उसमें भी 1500 वाट या 2000 वाट या 3500 वाट ये कैपेसिटी वाले जितने इक्विपमेंट हैं, सबकी अलग अलग कटआउट देते हैं हम लोग। उस तरीके से प्लानिंग करते हैं। आरसीसीबी अलग लगता है, एमसीबी सबका अलग अलग लगता है। अगर आप 3 फेज वायरिंग में जा रहे हो, अगर आप कमर्शियल एरिया पूरी तरह से कमर्शियल में जा रहे हो, तो 3 फेज वायरिंग का हिसाब किताब ही अलग है पूरा। सो डिपेंडिंग अपॉन क्या इक्विपमेंट यूज करने वाले हो और जगह कौन सी है, इलेक्ट्रिकल भी एक इन्वेस्टमेंट है। ऐसे पता नहीं चलता, पर अगर आप वायर खरीदने जाओ तो आपको लगता है अच्छा ये 2000 का है, ये 3000 का है, ये 1500 का है, सो बहुत ज़्यादा खर्चा समझ में नहीं आता है। पर जब इलेक्ट्रिकल वाला काम करने के लिए आता है तो वो रनिंग फीट में रेट लेता है, वो पर पॉइंट में रेट लेता है। एक स्विच बॉक्स में आपका 4 स्विच है, 2 प्लग पॉइंट है, एक 5 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर का, सबके रेट अलग अलग है। सो जाता है पैसा, इलेक्ट्रिकल में भी पैसा जाता है, प्लम्बिंग में भी पैसा जाता है। प्लम्बिंग कहाँ चाहिए आपको? अगर आप रेस्टोरेंट बना रहे हो तो आपको टॉयलेट चाहिए, रेस्टोरेंट नहीं है, क्लाउड किचन है, तो भी वॉश एरिया तो चाहिए, सिंक तो चाहिए। सिंक में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज होती है ग्रीस, जो हमारे खाने में ऑयल होता है या जो फैट होता है, वो जब हम धोते हैं ना तो फैट तो निकल जाता है साबुन से, पर वो जाता कहाँ है? वो जाता है नाली में। जो ड्रेनेज सिस्टम है ये किसी जमाने में बना होगा, आज आपके क्लाउड किचन के लिए या आपके रेस्टोरेंट के लिए नया ड्रेनेज तो नहीं बना है, ये तो कभी बना था और चल रहा है। धीरे 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 ये जो फैट अंदर जाता है ना, आपके ड्रेनेज सिस्टम को क्लॉग कर देगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। उससे बचने के लिए जो सिंक का पानी ड्रेनेज में जाता है उसका एक ट्रीटमेंट होता है, जहां पे फैट अलग हो जाता है, सिर्फ पानी जाता है। वो जो फैट अलग हो जाता है वो आपको समय समय पे हटा के फेंकना पड़ता है। ये अगर आपने करा लिया तो आप आगे सुखी रहेंगे। अगर नहीं कराया तो किस दिन ये हिट करेगा आपको पता नहीं चलेगा, और उस दिन जिस दिन भी हिट करेगा आप समझ लो वो एक दिन और उसके आगे का एक दिन, ये 2 दिन आपका बिजनेस बंद रहेगा। सो ये चीजें आप सोच लो, किसी जानकार आदमी से समझ लो, जो कॉन्ट्रैक्टर आपका काम कर रहा है या जो मिस्त्री आपका काम कर रहा है उसको पूछ लो, होटल का सिंक बनाया कभी? ये वाला ट्रीटमेंट पता है तुम्हें, जो वो ग्रीस अलग हो जाता है या ऑयल अलग हो जाता है, फिर सिर्फ पानी जाता है या कचरा अलग हो जाता है? उसको ग्रीस समझ नहीं आएगा, कचरा पूछो। कचरा जो अलग हो जाता है वो वाला सिस्टम तुम्हें पता है क्या? नहीं पता है, थोड़ा सर्च कीजिए नेट पे, मिल जाएगा, बट करवा लीजिए। ये एक बहुत हेल्पफुल टिप दे रहा हूं मैं आपको। प्लम्बिंग के बाद आती है बारी कलर्स की, लास्ट में ये काम होता है। आपका सिविल का काम हो गया, आपका फ्लोरिंग हो गया, प्लम्बिंग डन, इलेक्ट्रिक वायरिंग डन, सब कुछ खत्म होने के बाद लास्ट में आती है कलर वाले की बारी। ये आपको 7 से 10 दिन लेगा। अदरवाइज जैसे ही आप लॉन्च करोगे आपको फ्रेश पेंट की स्मेल आएगी, जो कि फूड ग्रेड नहीं होती है, जो कि हाइजीनिक नहीं होती है, उसमें काम नहीं करना चाहिए किचन के अंदर। तो ये आप 7 to 10 डेज का पूरा टाइमलाइंस सोच के चलो, पूरा टाइमलाइंस उतना आप प्लान करके चलो। कॉस्ट क्या लगने वाली है? बेसिक कलर की कॉस्टिंग अलग होती है, कलर से पहले पुट्टी करनी है तो उसकी कॉस्टिंग अलग होती है, आपने टेक्सचर्ड पेंट किया या इनामल पेंट किया, उसमें कुछ पैटर्न बनवाए, कुछ डिज़ाइन बनवाए, आप बढ़ते जाओ और खर्चा बढ़ता जाएगा। प्लान फॉर इट, ओनली पॉइंट आई एम सेइंग इज प्लान फॉर इट। फर्नीचर है जो आपका टेबल, चेयर, किचन में काम आने वाला, बाकी कुछ वुडवर्क कराना है आपको, आपका कैश काउंटर है, वो सब कुछ आपका फर्नीचर के अंदर आता है। किचन जब बना रहे हैं तो किचन में एग्जॉस्ट लगता है, एग्जॉस्ट की चिमनी बाहर कहीं तो जाएगी, तो कोई एक आएगा उसको एग्जॉस्ट को सेट करेगा, उसमें ऑयल फिल्टर लगेगा ताकि
धुएं के साथ में ऑयल ना जाए, धुएं के साथ ऑयल जाता है तो एक पॉइंट के बाद आग लगने का खतरा होता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको किचन लेआउट में ध्यान रखनी पड़ती हैं। इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उस पर एक वीडियो डाला था मैंने, 5 हिडन कॉस्ट। सो जस्ट हैव अ लुक एट इट वंस, एक बार उसको आप देखो तो आपको समझ में आएगा कौन सी 5 चीजें ऐसी हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं पर हमें बाद में हिट करती हैं। वो इंटरेस्टिंग वीडियो है, जब भी समय मिले एक बार देखिए उसको। एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद आती है आपकी आईटी की बारी। आईटी में हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा इसमें करना क्या है, ये तो सॉफ्टवेयर ही होगा ना, सॉफ्टवेयर तो फ्री भी मिल जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, द जर्नी टुवर्ड्स ग्रेटनेस इज नेवर चीप। आपको अगर बड़ा बनना है ना तो आप फ्री टूल्स के सहारे, आप हैक्स के सहारे बड़े नहीं बन सकते। एक समय था जब मैं क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करता था, आप लोग भी करते होंगे, कॉलेज का टाइम तो सबको याद है, शायद अभी भी आप वही यूज कर रहे होंगे। आपका सारे के सारे सॉफ्टवेयर लोग एडोबी, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ सब कुछ क्रैक यूज करते हैं। 200-250 रुपए में हो जाता है, ओरिजिनल लेने जाओ तो बहुत महंगा पड़ता है। मैं आपको इसका दूसरा साइड बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट जब तक मैं क्रैक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, जब तक मैं ये फ्री वाली चीजें, जुगाड़ वाली चीजें यूज कर रहा था ना, तब तक मैं खुद भी स्ट्रगल कर रहा था। ऐसा नहीं था मैं बहुत सक्सेसफुल था या फाइनेंशियली वेल ऑफ था, आई वाज स्ट्रगलिंग। मुझे पता नहीं पहले इनकम आई या पहले मेरी आदत बदली, बट मुझे लगता है मेरी आदत बदली, उसके चलते आउटपुट बदला। आज के डेट में मैं कुछ भी क्रैक यूज नहीं करता। मैं जब भी अगर सॉफ्टवेयर खरीदूंगा, अभी जो आप देख रहे हो, या तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा जो कि ऑफिशियली फ्री है, या वो पेड सॉफ्टवेयर होगा जो फुल पेमेंट के साथ मैंने लिया होगा। मेरा MS ऑफिस हमेशा जेन्युइन होगा, मेरा विंडोज हमेशा जेन्युइन होगा। इफ आई एम यूजिंग अडोबी विल बी जेन्युइन। इफ आई एम यूजिंग कोरल, इफ आई एम यूजिंग एनी अदर सॉफ्टवेयर, इट विल ऑलवेज बी ओरिजिनल। मुझे समझ में आया एक पेनफुल तरीके से, ये जो होता है ना, 2 पैसे उधर बचा लो, 2 पैसे इधर कर लो, इससे आदमी बड़ा नहीं बनता, इससे आप जिंदगी भर स्ट्रगल ही करते रह जाते हो। सो मुझे स्ट्रगल नहीं करना है, इस बाउंड्री को क्रॉस करना था। अभी उस बाउंड्री के दूसरी तरफ हूं, उस बाउंड्री को क्रॉस कर चुका हूं लॉन्ग बैक। बट ये मेरी सलाह है, आपकी इच्छा, मानो या ना मानो। द जर्नी टुवर्ड्स ग्रेटनेस, मेरे एक मेंटर ने बताया था मुझे, और मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं यहां पे। द जर्नी टुवर्ड्स ग्रेटनेस इज नेवर चीप। ध्यान में रखिए इस बात को। सो आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? इसमें सबसे पहले आता है आपका CCTV, उसके बाद आता है आपका एक बिलिंग सेटअप। बिलिंग सेटअप का मतलब उसमें मॉनिटर होगा, उसमें एक बिल प्रिंटर होगा, कोई एक POS सॉफ्टवेयर होगा, या आपने एक इंटीग्रेटेड बिलिंग मशीन ली होगी। इंटीग्रेटेड बिलिंग मशीन में वो मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह सब कुछ एक में ही लगा रहता है। अदरवाइज यू कैन बाय अ PC और अ लैपटॉप एंड कनेक्ट दैट विद अ ब्लूटूथ प्रिंटर। यू कैन यूज एंड्रॉयड स्क्रीन्स। ऑप्शन बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है आप टेक्नोलॉजी से कितने फेमिलियर हैं और आपको हर एक आइटम में कितना इन्वेस्ट करना है, कितनी डिटेलिंग में जाना है आपको। सो दिस इज ऑल योर स्टार्टअप कैपिटल। एक टेम्पलेट भी है, उस टेम्पलेट में मैंने ये सारे आइटम्स, उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल सबका दिया हुआ है, एंड वी विल ऑल्सो सी हाउ टू फिल दैट टेम्पलेट, ताकि आपका एक बड़े आसान तरीके से आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाए बिजनेस के लिए। द आइडिया इज नॉट टू कंफ्यूज यू, द आइडिया इज नॉट टू गेट इनटू कंप्लीट डिटेल। The idea is to use bare minimum information to get you what you want. Correct? बहुत कम जानकारी के साथ, बहुत कम डिटेलिंग के साथ, जो आपको चाहिए मेन चीजें वो मैं आपको दे दूं। This is the intention.